नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को आज एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जीके से 25 प्रश्न पूछे गए थे, तो 25 में से 25 जो प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन से प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। जनसंख्या घनत्व आपका भारत का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में आपका 382 जो लोग है आपका रहता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है, तो राज्य में बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा। वहाँ पर 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है जो कि आपका व्यक्ति रहता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है जो कि दूसरे स्थान पर है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। वहाँ का जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो मात्र 17 प्रति वर्ग किलोमीटर आपका वहाँ का है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 का जो जनगणना था भारत का 15वां जनगणना था, और आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो 7वां जनगणना था। आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, और पहली जनगणना 1872 में हुआ था। इसके अलावा अगला जनगणना 2021 में होना है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। जनगणना जो है हर 10 साल में होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर चल रहा है कामयाबी एक्सप्रेस सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको मात्र और मात्र 608 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको 13% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं मालूम है उनको बता दें, ये टेक्स्ट बुक आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग यहाँ पर आपको 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस PYP मिलता है, जिसमें आपका SSC का एग्ज़ाम, बैंक का एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम, डिफेंस का एग्ज़ाम या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है उन सारे एग्ज़ाम आपके इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उन एग्ज़ामों का आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलता है जिसको आप मॉक के तौर पर दे सकते हैं। उसका PDF भी डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। कूपन कोड APG यूज़ करना है। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि 4 फरवरी 2024 की स्थिति के अनुसार उत्तराखंड हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस कौन थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका रितु बहारी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यायमूर्ति रितु बहारी 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, और वो 8 महीने के कार्यकाल के बाद 10 अक्टूबर 2024 को वो सेवा निर्मित हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो अब तक कितना बार, 6 बार। पहला 2010 में, 12 में, 14 में, 18 में, 20 में और 23 में जो कि खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, पहली बार की बात करते हैं तो पहली विजेता आपका इंग्लैंड बनी थी। 2009 में ये खिताब इसने जीता था। ऑस्ट्रेलिया अब तक 6 बार जीत चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा बार है। अगला है तिहार जो है किस पड़ोसी देश का फेस्टिवल है, तो इसका राइट आंसर आपका नेपाल होगा। तिहार जिसे हम लोग दीपावली और यम पंचक के नाम से भी जानते हैं, नेपाल और भारतीय क्षेत्र सिक्किम और गोरखालैंड, विशेष रूप से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के शहर में मनाया जाने वाला दिवाली का 5 दिवसीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक त्यौहार है, जहाँ बड़ी संख्या में जातीय भारतीय गोरखा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बॉम्बे जयश्री को 2023 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो 2023 में उन्हें मद्रास संगीत अकेडमी के द्वारा कर्नाटक संगीत क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, जो कि आपका 1 जनवरी 2024 को ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, ये कर्नाटक संगीत क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं बॉम्बे जयश्री। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, तो राइट आंसर आपका टाटा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि जास्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सिंधु होगा। सिंधु की कई हिमालय सहायक नदियां हैं, जैसा कि श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सीगर, गेसिंग और द्रास। ठीक है, यह अंततः अटक के पास की पहाड़ियों से निकलती है और जहां इसके दाहिने किनारे पर काबुल नदी इससे मिलती है। ठीक है, इसके अलावा
सिंधु के दाहिने किनारे और सहायक नदी की बात करेंगे तो खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोबा और शंगर, ये सभी आपका सिंधु के दाहिने किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम नामक 5 पंजाब की नदियों को पंचनद के नाम से भी जानते हैं, और यह आखिर में कराची के पूरब में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगला है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है जो कि कौन करता है, तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति होगा। यह आपका अनुच्छेद 144 में लिखा गया है। अनुच्छेद 124 में लिखा गया है। अनुच्छेद 124 की बात करते हैं तो भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और जब तक संसद विधि के द्वारा अधिक संख्या वित्त नहीं करती तब तक अन्य न्यायाधीशों 7 से अधिक नहीं से मिलकर बनेगा। ठीक है। राष्ट्रपति अपने अधिकार पत्र के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है और परामर्श के बाद उस पर मुहर लगाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अधिकृत है, और मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा ही संविधान का अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत नियुक्त किया जाना है। अगला है कि सन 1898 में परमाणु का प्रथम मॉडल किसने प्रस्तावित किया, तो राइट आंसर जे थॉमसन होगा। सर जे थॉमसन ने परमाणु का प्रथम मॉडल प्रतिपादित किया, जिसे पल्म पुडिंग मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनात्मक आवेश परमाणु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तथा ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज में बीजों के समान इसमें फंसे होते हैं। इसके अलावा जे थॉमसन ने 1904 में एटम के पल्म पुडिंग मॉडल का प्रस्ताव दिया था। इस मॉडल ने सुझाव दिया कि परमाणु एक पुडिंग में पल्म के समान नकारात्मक चार्ज किए गए इलेक्ट्रॉनों के साथ सकारात्मक चार्ज का एक क्षेत्र है, और यह 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद परमाणुओं की आंतरिक संरचना का वर्णन करने का प्रारंभिक प्रयास था। अगला है आइगोट कर्मयोगी जो है किससे संबंधित आपका प्रश्न आया था, तो आइगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एक व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सिविल सेवकों की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच स्टेन इज यूज टू एग्जामिन क्रोमोजोम। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा स्टेन यूज टू एग्जामिन क्रोमोजोम। द स्टेन कॉमनली यूज टू एग्जामिन क्रोमोजोम इज द गिमेसा स्टेन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर गिमेसा स्टेन होगा। अगला है कि अंग्रेजों के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा ट्रिब्यूनल में होने वाले हड़ताल पर रोक लगाया गया था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका टैप्ट हार्टल अधिनियम इसका राइट आंसर होगा। टैप्ट हार्टल अधिनियम के तहत हड़ताल पर रोक लगाई गई थी। इस अधिनियम के तहत प्रतिबंध क्या क्या लगाए गए थे, तो अधिकार क्षेत्र की हड़ताल, जंगली हड़ताल, एकजुटता और राजनीतिक हड़ताल, द्वितीय बहिष्कार, द्वितीयक और सामूहिक पिकेटिंग, बंद दुकान। ठीक है। इसके अलावा यूनियनों के द्वारा संघीय राजनीतिक अभियानों के लिए मौद्रिक दान। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बंदी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करने का अधिकार है। ठीक है। पेश करने के लिए का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 32 होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हाबियस कॉर्पस रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में राहत देने से इनकार नहीं कर सकता। अगला है किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और शिक्षित थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर मिन्हाज उल सिराज इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत तुर्की और पश्तून यानी अफगान मूल के 5 मुस्लिम साम्राज्यों को संदर्भित करता है, जिन्होंने सन 1206 से लेकर 1526 के बीच दिल्ली के क्षेत्र पर शासन किया, और 16वीं शताब्दी में उनकी अंतिम पंक्तियों को मुगलों ने उखाड़ फेंका, जिन्होंने भारत में मुगल समाज की स्थापना की। रजिया सुल्तान को उस समय के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने बताया था कि अपने सभी भाइयों से सबसे ज़्यादा योग्य और सक्षम थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी। उनका जन्म 1205 में बंदायूं में हुआ था और 1236 से लेकर 1240 तक उन्होंने शासन किया था। रजिया सुल्तान अपने पिता शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी थी। अगला है सावित्री किसकी रचना है, तो राइट आंसर अरविंदो घोष होगा। सावित्री श्री अरविंदो घोष की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है। यह एक महाकाव्य है जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर आधारित है। अगला है कि प्राकृतिक भूकंप
पृथ्वी के किस परत में आती है? तो राइट आंसर आपका स्थल मंडल होगा। प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं, जो पृथ्वी की सबसे भारी परत है। इसमें भूप्रपट्टी और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल है। स्थल मंडल को विवर्तनिकी प्लेटों में विभाजित किया गया है, जो ध्रुवमंडल पर घूमती है और जो इसके नीचे एक अधिक तरल परत है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है स्थलमंडल वो जगह भी है जहाँ पृथ्वी पर अधिकांश ज्वालामुखीय गतिविधियाँ होती हैं, क्योंकि मैग्मा मेंटल से ऊपर उठता है और पपड़ी में दरारों के माध्यम से सतह तक पहुँचता है। आंतरिक क्रोड पृथ्वी के केंद्र में लोहे और निकल की एक ठोस घनी गेंद है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मलेरिया का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है और यह परजीवी सबसे ज़्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। अगला है गुणसूत्रों को किसकी उपस्थिति में मिलाया जाता है? तो राइट आंसर आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गुणसूत्रों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में मिलाया जाता है ताकि उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सके और अध्ययन किया जा सके। अगला है कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो है नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो राइट आंसर आपका साहित्य होगा। साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। ये पुरस्कार आमतौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए किया जाता है। अगला है बजट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो गलत कथन दिया गया था। इसमें जनता की राय नहीं ली जाती है। बजट प्रक्रिया में अक्सर विभिन्न हितधारकों जैसे विशेषज्ञों, व्यापारियों, ट्रेड ग्रुप्स, लेबर यूनियन और नागरिक समाज संगठनों की सलाह ली जाती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया। अगला है तिरुवनंतपुरम की सिकोई पहाड़ियों में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका आट्टुकाल पोंगल इसका राइट आंसर होगा। तिरुवनंतपुरम की सिकोई पहाड़ियों में आट्टुकाल पोंगल उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आट्टुकाल देवी मंदिर में आयोजित होता है। इसे महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। इस उत्सव में लाखों महिलाएं भाग लेती है और देवी को प्रसाद अर्पित करती है। अगला है तक्षशिला की खुदाई का मुख्य कार्य किसने किया था? तो राइट आंसर आपका सर जॉन मार्शल होगा। तक्षशिला की खुदाई का मुख्य कार्य मुख्य रूप से सर जॉन मार्शल ने करवाया था। वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले निदेशक थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने 1913 से लेकर 1934 तक इस क्षेत्र में व्यापक खुदाई का कार्य है जो कि किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है सिकंदर ने पंजाब पर कब आक्रमण किया और इसकी मृत्यु कब हुई? ठीक है, तो सिकंदर की बात करते हैं जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के दौरान उसने राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा जिसे हाइडप्पस की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सिकंदर का मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन वर्तमान इराक में हुआ। उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया या किसी रहस्यमय बीमारी को माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला है कि ओलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका नागालैंड होगा। नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है ओलंग महोत्सव है, जिसे कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार फसल की बेहतर उपज के लिए प्रार्थना के रूप में मनाया जाता है और अप्रैल की शुरुआत में आयोजित होती है। अगला मिशन कर्मयोगी से संबंधित कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आया उद्देश्य से संबंधित, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन सीखने का ये मंच है मिशन कर्मयोगी। अगला है कि वंस ए डांसर एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर एल लेगरा कैंट इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही साथ में आपके ऑप्शन में सुधा चंद्रन दिया गया था। ठीक है, तो शायद वो भी राइट आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में पूछे गए थे और ये सभी क्वेश्चन बताए हैं आपका उत्कर्ष सिंह। ठीक है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।